नमस्कार ऑल ऑफ यू। आगे इस करंट की सीरीज़ में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये अगला टॉपिक है चौरा चौरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन। ठीक है, चौरा चौरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन। चौरा चौरी घटना को तो बखूबी आप लोग इतिहास में पढ़े ही होंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन उठा देता है कि चौरा चौरी है कहाँ। बहुत छोटे क्वेश्चन ही पेपर में अक्सर गलतियां हम लोग कर देते हैं और गलत हो भी जाते हैं। ठीक है, वैसे चौरा चौरी आपके उत्तर प्रदेश में गोरखपुर ज़िले में स्थित है। इस चौरा चौरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 फरवरी 2021 को किया था, क्योंकि यह घटना जब हुआ था तो वो डेट था 5 फरवरी। ठीक है, 5 फरवरी को ये घटना हुआ था और इसकी शताब्दी समारोह को मनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 4 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। ठीक है, 4 फरवरी 2021 को देश की आज़ादी की लड़ाई की इस ऐतिहासिक घटना चौरा चौरी कांड के 100 वर्ष पूरे हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने चौरा चौरी घटना की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने चौरा चौरी कांड के शहीदों की स्मृति में राज्य के सभी 75 जिलों में 1 वर्ष तक समारोह की योजना बनाई है। 4 फरवरी 2022 को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ तत्कालीन संयुक्त प्रांत, देखिए आप हमारे उत्तर प्रदेश का ये पेपर में पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश को कब कब किस किस नामों से जाना गया। तो ये जब घटना हुआ था उस समय संयुक्त प्रांत, तत्कालीन संयुक्त प्रांत अर्थात वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 सिपाहियों सहित 3 स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु हो गया। ठीक है, अब देखिए ये घटना के कारण प्रधानमंत्री नहीं, हमारे बापू महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। ठीक है, क्योंकि असहयोग आंदोलन का मेन मकसद था कि हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किसी भी कार्यक्रम में सहयोग प्रदान नहीं करेंगे। किसी प्रकार की हिंसा के बढ़ावा देने के लिए उन्होंने असहयोग आंदोलन नहीं शुरू किया था, जिस कारण व्यवस्था पूर्वक उनको अपना आंदोलन वापस लेना पड़ा। ठीक है, लेकिन उनको क्या अपना वापस लेना पड़ा, उसके विरोध में बहुत सारे नेता जो विरोध के थे कि आपने अभी नागपुर अधिवेशन में उसकी जो है कराने के लिए अनुमति लिया और तुरंत तत्काल ही 1920 नागपुर अधिवेशन में, आप इतिहास पढ़े होंगे तो ज़रूर जान रहे होंगे, 1920 नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को कराने के लिए उनको स्वीकृति प्रदान किया गया था और वो 1922 में तुरंत उसको समाप्त कर देते हैं। इसका विरोध भी किया गया था, लेकिन यहाँ पर यह करना ठीक भी एक प्रकार से था। अगर उस समय असहयोग आंदोलन की समाप्ति न होता तो और हिंसात्मक कार्यवाही होता और जिसमें कि और ये आगे ही बढ़ते जाता। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिएगा, ये जो है ये गलत है। ये 4 फरवरी 2022 नहीं था, ये 5 फरवरी 1922 था। कभी कभी ऐसे मिसप्रिंट हो जाते हैं किताबों में, जिसको आपको करेक्शन कर लेना है। ये 5 फरवरी, देखिए यहाँ पे जो है ये 5 फरवरी 2019 होगा, जो गलती से 4 फरवरी 2022 हो गया है। ठीक है, तो इसको 5 फरवरी 1922 करना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इस घटना के जिम्मेदार 19 स्वतंत्रता सेनानियों को कालांतर में मृत्यु दंड दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये देखिए पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन तो बिल्कुल आने ही आने हैं।
चलिए देखते हैं, भारत बांग्लादेश के बीच आभासी शिखर सम्मेलन। ठीक है, भारत बांग्लादेश के बीच आभासी शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच आभासी शिखर सम्मेलन, यह 17 दिसंबर 2020 को हुआ। ठीक है, आभासी शिखर सम्मेलन, ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए, इससे पूर्व दोनों देशों के बीच शिखर वार्ता अक्टूबर 2019 में शेख हसीना की नई दिल्ली की आधिकारिक यात्रा के अवसर पर हुआ था। उस वार्ता के लिए गए निर्णयों की प्रगति की समीक्षा के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा अभी के शिखर सम्मेलन में की गई। देखिए यहाँ पे, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के अवसर पर भारत सरकार द्वारा जारी एक स्मारक डाक टिकट का दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से इस अवसर पर अनावरण किया। ठीक है, इससे पूर्व सितंबर 2020 में गांधी जी की 150वीं जयंती के समारोह के अवसर पर उनके सम्मान में बांग्लादेश सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, जारी करने के लिए श्री मोदी ने बांग्लादेश सरकार को धन्यवाद दिया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सीमा पर लंबित क्षेत्रों में बाड़ लगाने के कार्य को पूरी करने पर सहमति भी दोनों पक्षों ने व्यक्त की। ठीक है, सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य में दोनों पक्षों ने अपना सहमति व्यक्त किया। आतंकवाद को वैश्विक शांति व सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दोनों प्रधानमंत्रियों ने दोहराई। 1965 के पहले रेल संपर्कों को पुनर्बहाली की दिशा में की गई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। अब देखिए, यहाँ पर यह क्वेश्चन तो बिल्कुल आने ही आने हैं। बंगबंधु से भी क्वेश्चन आना है, चाहे वो जिस रूप में पूछ दे। ठीक है, पिछले बार यूपीपीसीएस 2020 का जो प्री का पेपर जितने लोग दिए होंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से था। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से था। गलतियाँ हम लोग वही फिर से दोहराते हैं और बारंबार दोहराते ही चले जाते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति में है कि वह जानता है कि यह टॉपिक हमारे लिए अच्छा है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसी टॉपिक में वो ढिलाई भी करता है। किसी भी चीज़ में आप ये तो पढ़ाई से ले लीजिए, अदरवाइज और किसी में देख लीजिए तो ऐसा होना ही है। चलिए, तो यहाँ देख लेते हैं, 1965 के पहले रेल संपर्कों की पुनर्बहाली की दिशा में की गई प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए हल्दीबाड़ी, ये हल्दीबाड़ी कहाँ है? भारत। एक चीज़ आप लोग को बता दें, पिछली बार मेरा ही ये क्वेश्चन गलत हो गया था। ये जो बेनापोल था बांग्लादेश में था, और यह क्वेश्चन मैं या पढ़ नहीं पाई, चाहे जैसे भी मेरा गलत हो गया था। ठीक है, तो यही चीज़ आपको ध्यान देना है। हल्दीबाड़ी भारत में है। ठीक है, और वह चिल्हाटी बांग्लादेश में है। के बीच पुनर्बहाल किए गए नए रेल संपर्क का दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। देखिए, आप जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना और एकदम गांठ बांध लेना, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, हल्दीबाड़ी भारत में है और चिल्हाटी बांग्लादेश में है। 1965 के पहले रेल संपर्कों की पुनर्बहाली की दिशा में यह एक अहम कदम उठाया गया दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच। चलिए आगे देखते हैं। इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच 4 परिचालन रेल संपर्क लाइनें हैं, जिनमें पेट्रापोल भारत, बेनापोल बांग्लादेश, गेदे भारत, दर्शन बांग्लादेश और सिंधवाद भारत और बिरोल बांग्लादेश है। ये 4 रेल संपर्क लाइनें हैं जो कि यह परिचालन में हैं।
शिखर वार्ता में भारत व बांग्लादेश के प्रत्येक पड़ोसी राज्यों के बीच कम से कम एक लैंड पोर्ट की स्थापना का अनुरोध भारत ने बांग्लादेश सरकार से दोहराया, जिसकी शुरुआत अगरतला अखौरी से होगी। ठीक है, लैंड पोर्ट की स्थापना जिसकी शुरुआत अगरतला अखौरा से होगी, ध्यान देना। चलिए आगे देखते हैं। बांग्लादेश के पक्ष में प्रस्तावित किया कि फेनी पुल का काम पूरा हो जाने पर बांग्लादेशी ट्रक चट्टोग्राम बंदरगाह से भारत के उत्तर पूर्व तक माल के परिवहन के लिए इस पुल का लाभ उठा सकेंगे। भारत व बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के जल के बंटवारे के लिए 2011 के अंतरिम समझौते पर शीघ्र हस्ताक्षर की आवश्यकता पर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने बल दिया। तीस्ता नदी परियोजना किन दो देशों के बीच है? भारत व बांग्लादेश। सह संयुक्त नदियों मनु, मुहुरी, खोवाई, गुमटी, थारला, दूध कुमार के जल के बंटवारे पर अंतिम समझौते के फ्रेमवर्क को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता भी दोनों पक्षों ने रेखांकित किया। 6 संयुक्त नदियाँ कौन कौन सी थी? मनु, मुहुरी, खोवाई, गुमटी, थारला, दूध कुमार। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत बांग्लादेश नेपाल व भूटान के बीच बिना रुकावट आवाजाही के लिए BVIN मोटर वाहन समझौते को शीघ्रता से चालू करने के लिए सहमति दोनों पक्षों में बनी। संभवतः भूटान इसमें विलंब कर रहा है। बिना रुकावट आवाजाही के लिए ये जो है BVIN। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल को मेघालय के भूभाग से जोड़ने के लिए रास्ता उपलब्ध कराने का अनुरोध भी भारत की ओर से बांग्लादेश को किया गया। हाइड्रोकार्बन, कृषि, कपड़ा, तकनीकी, खेल व सामुदायिक विकास जैसे विविध क्षेत्रों में सहयोग के लिए 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मार्च 2021 में आयोजित होने वाले समारोह में भाग लेने के लिए स्वीकृति प्रदान करने के लिए श्री मोदी ने आभार बांग्लादेशी प्रधानमंत्री को व्यक्त किया। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के कितने वर्ष पूरे हो गए? 50 वर्ष। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? 1971 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत व वियतनाम के बीच आभासी शिखर सम्मेलन। चलिए आइए देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन सुआन फूक के बीच 21 दिसंबर 2020 को आभासी शिखर सम्मेलन हुआ। इस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन की अति महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वियतनाम को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण स्तंभ व हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण साझेदार बताया। वियतनाम को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण साझेदार बताया। वर्तमान परिस्थिति में चीन के साथ संबंधों को देखते हुए भारत और वियतनाम के दीर्घकालिक संबंधों को सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मोदी ने बताया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता व समृद्धि बनाए रखने के दोनों पक्षों का सामान्य लक्ष्य बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग व क्षेत्र में शांति और स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता में समृद्धि बनाने के लिए ये ध्यान दीजिएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में शांति, समृद्धि और लोगों के लिए भारत वियतनाम का साझा दृष्टिकोण नाम के साझा दस्तावेज को द्विपक्षीय वार्ता में स्वीकार किया गया। ठीक है, दोनों देशों के बीच साझेदारी की 2021-2023 के लिए कार्य योजना भी इसके साथ ही जारी की गई।
वार्ता के पश्चात दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के 7 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें से पहला रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, सतत ऊर्जा, न्यूक्लियर पावर, पेट्रोकेमिकल व कैंसर के इलाज के क्षेत्रों में सहयोग के समझौते में इन्हें शामिल किया गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। 15 अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता दोनों देशों के पक्षों ने व्यक्त किया। भारत 2022 तक 5 ट्रिलियन डॉलर, ये देखिए 2022 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य और वियतनाम के 2045 तक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनाने की महत्वाकांक्षा ने जन्मे साझेदारी के नए फलकों का पूरी तरह से विदोहन के लिए सहमति दोनों पक्षों में बने। यहाँ से एक क्वेश्चन ये पेपर में पूछा भी जा चुका है कि भारत 5 ट्रिलियन डॉलर बनने का लक्ष्य कब रखा है, तो 2024, और वियतनाम उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अपना लक्ष्य क्या रखा है, 2045। भारत और वियतनाम के बीच गहरे सांस्कृतिक व ऐतिहासिक संबंधों पर बल देते हुए बौद्ध एवं चाम संस्कृतियों की विरासत, ठीक है, बौद्ध एवं चाम संस्कृति वहाँ की एक जाति है, यहाँ पे देखते हैं, विरासत को संजोने तथा इनमें शोध कार्य को बढ़ावा देने पर भी सहमति रही। ठीक है, 2022 में भारत वियतनाम राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ की स्मरणीय बनाने हेतु दोनों देश भारत वियतनाम सांस्कृतिक और सभ्यता संबंधों पर एक विश्वकोश को प्रकाशित करने के लिए सहयोग करेंगे। 2022 में दोनों देशों के संबंध के कितने वर्ष हो गए, 50 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं। भारत का 8वां उत्पादन बेसिन बंगाल बेसिन राष्ट्र को समर्पित। भारत का 8वां उत्पादन बेसिन बंगाल बेसिन राष्ट्र को समर्पित। आत्मनिर्भरता भारत के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में जारी प्रयासों के अंतर्गत पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 दिसंबर 2020 को भारत के 8वें उत्पादन बेसिन बंगाल बेसिन को राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, बंगाल बेसिन के 24 परगना जिले के अशोकनगर एक कुएं से तेल उत्पादन शुरू करने के साथ ONGC ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। अशोकनगर एक परियोजना भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अग्रिम मुद्रीकरण योजना के अंतर्गत एक तेल उत्पादन के रूप में पूर्ण होगी। देखिए, कथन कारण के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन अक्सर उठ जाते हैं जहां से आप सोचे भी नहीं होंगे। यह किस कार्यक्रम के तहत है, तो अग्रिम मुद्रीकरण योजना। भारत के निर्धारित 8 उत्पादन बेसिन में से ONGC की अब 7 में खोज पूरी हो चुकी है और उत्पादन शुरू कर दिया गया, जो भारत के स्थापित तेल व गैस रिजर्व का 83% है। अशोकनगर एक क्षेत्र में ONGC द्वारा उत्पादित पहले हाइड्रोकार्बन खेप को 5 नवंबर 2020 को IOCL के हल्दिया तेल शोधन कारखाने में परीक्षण किया गया। ठीक है, अब आगे का हम लोग देखते हैं। ये कल हम लोग देखेंगे नई दिल्ली में नए संसद भवन का शिलान्यास। ठीक है, अगले वीडियो में इसको देखेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है, और मेरा प्रयास रहेगा, अथक प्रयास रहेगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छा दूं। आप ढेरों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगले वीडियो देखने के लिए कि नई दिल्ली नए संसद भवन का शिलान्यास कैसे हुआ, क्या किस कंपनी द्वारा हुआ। ठीक है, चलिए आप सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।